वहां दिवेश अब भी कोई ना कोई सुराग ढूंढने की जी तोड़ कोशिश में लगा हुआ था। दिवेश ने इतना कुछ होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और वो जेपी ब्लॉक की बिल्डिंग से बाहर जाने वाले दरवाजे तक आ पहुंचा। उसने दरवाजे पर हाथ लगाया और दरवाजा खुल गया। दरवाजे के बाहर सूरज उगने को तैयार था, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर अभी भी अंधेरा उसी तरह कायम था। दिवेश दरवाजे से बाहर जाने लगा, मानो ऐसा लग रहा था जैसे दिवेश को अब किसी की कोई चिंता ही ना हो और वो अपनी जान बचाकर अब बस यहां से भागने वाला है। लेकिन उसने मुड़कर घर के अंदर देखा तो उसे वही दिन याद आने लगे जब वो पहली बार इस घर के अंदर आए थे। वही मजाक करते हुए मनोहर, वरुण का मुस्कुराता हुआ चेहरा, प्रियंका की नौटंकी, इस तरह के बहुत सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने चलने लगे। और तभी उन्हीं दृश्यों के बीच एक बड़ा सा साया खुले हुए बालों में चलता हुआ आया, जिसे देखकर देवेश एकदम से घबरा गया और वो घर के बाहर भागने लगा। अब वो जैसे ही घर के बाहर निकला, घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वो घर के दरवाजे की तरफ वापस भागा। दरवाजा बंद देखकर दिवेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहां वरुण और प्रियंका अभी भी घर के अंदर प्रेतों और बलाओं के बीच फंसे हुए थे। तभी अचानक से वहां शर्मिला के बाबा आ पहुंचे, जिन्हें देखकर सभी बलाएं और प्रेत एकदम से गायब हो गए। वहां दरवाजे के पास अजीब सी हरकत को महसूस करते हुए शर्मिला के बाबा दरवाजे की तरफ चल पड़े। दूसरी ओर प्रियंका और वरुण वहां से सुरक्षित कमरे की तरफ भागने लगे। यहाँ सुरक्षित कमरे में मनोहर एक कोने में नीरज के साथ बैठा हुआ इस सोच में था कि अब आगे क्या होगा। मनोहर एकदम से खड़ा हुआ और बोला, मुझे सब पता है कि ये कहानी कैसे खत्म होगी और इसे अब मुझे ही खत्म करना होगा। मैं जा रहा हूं वो कमरे में जहां पालने में वो गुड़िया पड़ी हुई है। मैं उसके शरीर को उसकी गर्दन से अलग कर दूंगा, जिससे ये सारा तमाशा एक पल में खत्म हो जाएगा। मनोहर ये कहकर जाने लगा। तभी वरुण और प्रियंका वापस उस कमरे में आ पहुंचे। मनोहर ने प्रियंका की हालत देखते हुए पूछा, ये तुम्हारी टांग को क्या हुआ? यहाँ बलाओं और प्रेतों ने कोहरम मचा रखा है। इंसानी मांस देखते ही खा जाते हैं। यहाँ से बाहर जिंदा निकलना नामुमकिन है मनोहर। मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। वरुण ने हारे हुए राजा की तरह मनोहर से कहा, जबकि प्रियंका अभी भी हिम्मत हारने के लिए तैयार नहीं थी। वो एकदम से बोली, जब तक दिवेश जिंदा है हमें कुछ नहीं होगा। देखना, वो हम सबको इस बिल्डिंग से जरूर बाहर निकालेगा। नीरज अपने आप को घसीटता हुआ खुद को प्रियंका के पास ले आया। इतने में बाहर से शर्मिला के बाबा का साया कमरे में दाखिल हुआ और वरुण अपनी जगह पर खड़ा हो गया। दिवेश इस घर से बाहर निकल गया है। उसे वो रास्ता मिल गया और अब वो आजाद है। तुम लोगों का क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, शर्मिला के बाबा ने सबको बताते हुए कहा। मनोहर शर्मिला के बाबा की बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहा, नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। दिवेश ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हमें इस हाल में छोड़कर जा ही नहीं सकता। वो कभी अपने बारे में सोचता ही नहीं है। हालांकि यहाँ आने का फैसला मेरा था और मैंने उससे कहा था कि अगर तुम ना भी आना चाहते हो तो मत आना, लेकिन वो फिर भी आया और अब आप कह रहे हैं कि वो हमें छोड़कर चला गया। नहीं 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 नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानता। शर्मिला के बाबा ने अपनी विद्या से उन्हें घर के दरवाजे के बाहर का दृश्य दिखाया, जहां पर दिवेश जमीन पर बैठा दरवाजे के पास फूट फूट कर रो रहा था। सभी लोग दिवेश को घर से बाहर देखकर एकदम से हैरान हो गए और मनोहर अब भी ये मानने को तैयार नहीं था। मनोहर एकदम से बोल पड़ा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सपने में दिवेश को देखा। वो इस घर के किसी कमरे में एक पालने से एक गुड्डे को निकाल लाता है और चाकू से उसके शरीर को और उसकी गर्दन को अलग कर देता है और उसके बाद सब कुछ एक पल में खत्म हो जाता है। और फिर प्रियंका ने सब में हिम्मत जगाते हुए कहा, अगर ये सपना देखा गया है तो फिर दिवेश वापस जरूर आएगा दिवेश वापस। वरुण और नीरज अब भी शर्मिला के बाबा के बोलने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शर्मिला के बाबा कुछ और भी कहने वाले हैं। शर्मिला के बाबा ने बोला, तो फिर सिर्फ एक ही तरीके से वापस इस घर में आ पाएगा वो, अगर वो अपने पास की माला इस घर के बाहर छोड़ आए। वहां घर के दरवाजे के पास दिवेश घर के दरवाजे को खोलने की लगातार कोशिश कर रहा था। दिवेश भागता हुआ घर के गेट के बाहर जाकर लोगों को बुलाने लगा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। थी तो बस उगते हुए सूरज की किरणें। दिवेश यहां वहां भागने लगा। तभी उसकी नजर एक तरफ छोटे से मंदिर पर पड़ी और वो जैसे ही अंदर जाने लगा उसका पांव फिसला और वो गिर पड़ा और उसके पास की माला उसी मंदिर में गिर गई। हड़बड़ी में दिवेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जा सकता है। माथे से खून बहने लगा और दिवेश कुछ देर वहीं बैठ गया। यहां जेपी ब्लॉक मेरठ की बिल्डिंग में खून खराबा अब भी चल रहा था। अंदर फंसे लोग अब भी भागते हुए चिल्लाते हुए नजर आ रहे थे।
वहां शर्मिला अपने प्रेमी के साथ दादी से मिलने के लिए बेताब हो रही थी। लालटेन वाला आदमी गुरुसम्मा का भूत घर के अंदर यहाँ वहां भागता हुआ नजर आ रहा था और साथ में लाशों को उठाकर कुएं के पास फेंकने का काम कर रहा था। इतने में उसके सामने दादी आ गई, जिसके साथ बलाओं और प्रेतात्माओं का एक बड़ा झुंड था। उन्होंने गुरुसम्मा के भूत को उसकी गर्दन से पकड़कर मरोड़ दिया। सांपों के मुंह वाला गुरुसम्मा का यह भूत अब जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसको अपने पैरों के नीचे कुचलकर दादी की प्रेत सेना सुरक्षित कमरे की तरफ बढ़ रही थी। तभी रास्ते में दादी और शर्मिला की मुलाकात हो गई और शर्मिला ने सर झुकाकर दादी को प्रणाम किया। दादी ने शर्मिला को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। अपने बेटे की बेटी को दादी माँ आज पहली बार मिल रही थी। हालांकि शर्मिला को उसके बाबा ने दादी के बारे में सब कुछ बचपन से बता कर रखा था, लेकिन वो कहाँ है इसके बारे में शर्मिला को एक उम्र के बाद पता चला। शर्मिला को जब अपने दादी के कमरे के बारे में पता चला, तब भी शर्मिला ने एक दो बार उस कमरे के पास जाने की, उस कमरे को खोलने की कोशिश की, लेकिन डर की वजह से वो अक्सर वहां से भाग जाया करती थी। लेकिन आज शर्मिला और दादी एक दूसरे से ऐसे मिल रहे थे जैसे माँ बेटी एक दूसरे से मिलते हैं। दादी की बलाएं और भूतों की सेना ने शर्मिला और दादी को घेर लिया था। इतने में शर्मिला का प्रेमी विजयराज भी वहां आ पहुंचा। दादी बिल्ली को देखकर एकदम से गुस्से में लाल पीली हो गई। दादी जैसे ही अपने मंत्रों से उस बिल्ली पर वार करने लगी, तभी शर्मिला ने दादी माँ को रोकते हुए कहा, दादी इन्हें कुछ मत करिए। दादी मैंने आपके कमरे से बाहर आने का कितना इंतजार किया है, ये शायद आप भी नहीं जानती होगी। दादी मैं इस बिल्ली से प्रेम करती हूँ। सच तो ये है दादी कि ये कोई बिल्ली नहीं, ये मेरा प्रेमी है विजयराज, जिसे गुरुसम्मा ने अपनी तंत्र विद्या से बिल्ली बना दिया ताकि वो मुझसे संबंध बना सके। दादी को शर्मिला की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी सेना से कहा कि अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके गुरुसम्मा को उस कुएं से निकालकर अपने सामने एक पिंजरे में कैद करके खड़ा कर दिया जाए। गुरुसम्मा पिंजरे में जोर जोर से चिल्ला रहा था। बड़ी बड़ी जटाओं, बड़ी हुई दाढ़ी, लंबे लंबे हाथ, आदि मानव से लगने वाला ये गुरुसम्मा बहुत ही ज्यादा खूंखार लग रहा था। लेकिन दादी डायन थी और उससे ज्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए गुरुसम्मा ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। खून के रंग में रंग चुकी जेपी ब्लॉक मेरठ की यह बिल्डिंग अभी भी खून पीने को बेताब हो रही थी। बलाओं और प्रेत आत्माओं से भर चुकी यह इमारत अब लाशों से भरी हुई थी। इसका कोना कोना जैसे खून से सना हुआ था। यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सारे लोग एक इमारत में मौजूद कैसे हो सकते हैं। समय को एक जगह रोकने वाली ये प्रेत शक्तियों से भरी इमारत इन लोगों को ना जाने कब से कैद कर रखी थी और कितने सालों से ये लोग यहां से बाहर निकलने का सिर्फ सपना देख रहे थे। लेकिन अफसोस इन लोगों का सपना सपना बनकर रह गया और ये जो लाशों की तरह पड़े हुए जमीन पर लोगों के जिस्म, ये इसका सबूत था कि अब कोई भी जेपी ब्लॉक की इस बिल्डिंग से जिंदा तो क्या, मुर्दा भी वापस नहीं जा पाएगा। दादी ने शर्मिला के साथ गलत व्यवहार करने के जुर्म में गुरुसम्मा को कैदी बना लिया था और उसके इशारों पर चलने वाली प्रेत को अपने पैरों तले कुचल दिया था। गुरुसम्मा अपनी कैद से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और दादी कैद के अंदर गुरुसम्मा का तमाशा देख रही थी। दादी ने सोचा इस गुरु को इसकी सजा इससे बढ़कर मिलनी चाहिए। उन्होंने गुरुसम्मा को कैद से बाहर निकाल दिया, जिसे देखकर कुछ बलाए और प्रेत के छलावे डर गए, लेकिन कुछ तालियां बजा बजा कर ये यकीन दिला रहे थे कि अब खेल में कुछ रोमांच होने वाला है। और अब गुरुसम्मा और दादी के बीच एक जंग शुरू हो चुकी है। दोनों अपने अपनी तंत्र विद्या से एक दूसरे पर वार करने लगे। दादी गुरुसम्मा पर मुस्कुरा भी रही थी और उसके वारों का मुंह तोड़ जवाब भी दे रही थी और बाकी की बलाए और प्रेत छलावे दर्शकों की तरह उनके बीच के घमासान युद्ध को देखकर खुश हो रहे थे। गुरुसम्मा खुद को कमजोर पाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। ये देखकर दादी पागलों की तरह हंसने लगी। शर्मिला भी खुश हो रही थी।
बिल्ली के रूप में विजयराज भी वही एक तरफ खड़ा सारा तमाशा देख रहा था और गुरुसम्मा पागलों की तरह भाग रहा था। दादी ने बिल्ली पर अपनी तंत्र विद्या चलाकर उसे वापस विजयराज बना दिया। विजयराज को उसके असली रूप में देखकर शर्मिला ने उसे अपने गले से लगा लिया। विजयराज ने दादी के आगे घुटने टेकते हुए कहा, इस अपराधी को सजा मुझे देने दीजिए दादी। मैं खुद अपने हाथों से जान से मारना चाहता हूं इसे, अगर आप आज्ञा दे तो। इतने में दादी के साथ चलती हुई बलाओं ने एक तलवार लाकर दादी के हाथ में पकड़ा दी और दादी ने वो तलवार विजयराज को सौंप दी और कहा, उसकी गर्दन मेरे प्रेतों के लिए और उसका कलेजा मेरे लिए। और दादी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, जिसे देखकर दादी की सेना के बाकी साथी भी जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुस्कुराने लगे। वह हंसने की आवाज सुनकर सुरक्षित कमरे में बैठे वरुण, प्रियंका, मनोहर और नीरज डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वरुण ने इस हड़बड़ी में मनोहर से पूछा, क्या देखा तुमने अपने सपने में, जल्दी बताओ, वरना हमें यहां से कोई नहीं बचा पाएगा। मनोहर ने जवाब देते हुए कहा, बचेगा तो कोई नहीं सच में वरुण, हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि मैंने जो सपना देखा था उसमें दिवेश एक कमरे में जाता है जहां एक पालने में एक गुड़िया पड़ी है जिसकी आंखों से रोशनी निकल रही है और दिवेश टेबल पर पड़े चाकू से उस गुड़िया की गर्दन को उसके जिस्म से अलग कर देता है। इतने में एक तरफ बैठा नीरज बोल पड़ा, और दिवेश अब इस घर से बाहर जा चुका है, पता नहीं क्या होगा अब। वरुण ने हिम्मत करते हुए कहा, दिवेश ना सही, मैं जाऊंगा उस कमरे में। मनोहर तुम मुझे बताओ कैसा लगता है वो कमरा, मैं जाऊंगा। प्रियंका ने वरुण को टोकते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? बाहर वहां लोगों की लाशें ऐसी पड़ी हुई है, किसी की गर्दन नहीं है तो किसी के हाथ नहीं है। वहां वो बुढ़िया एक एक जिस्म से निकाल निकाल कर सबका कलेजा खा रही है। तुम्हें क्या लगता है वहां तुम जाओगे और वो बलाएं प्रेत और उनकी दादी तुम्हें छोड़ देगी? तुम पागल हो गए हो क्या? बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोल रहे हो, ठीक है? वरुण भी एकदम से चिल्लाते हुए बोल पड़ा, तुम लोग अगर इस कमरे में सड़ना चाहते हो तो सड़ो, लेकिन मैं यहां तुम्हारे साथ हाथ पर हाथ रखकर अब और इंतजार नहीं करूंगा। हमें सबको पता है कि अगर हम यहां से बाहर निकले तो भी मारे जाएंगे और अगर यहां बैठे रहे तो भी सड़ जाएंगे। इससे बेहतर तो यही होगा कि कोई एक कोशिश करे। अगर मैं ये करने में कामयाब हुआ तो हम सब बचेंगे, और अगर नहीं हुआ तो तुम लोग तो आज भी इंतजार करने के लिए ही बैठे हो ना, बैठे रहना। लेकिन मैं अब और यहां डर के मरना नहीं चाहता, बस। वरुण जाने लगा तो मनोहर ने उसका हाथ पकड़ लिया, तो फिर तुम नहीं, मैं जाऊंगा, क्योंकि यहां तुम लोग अपनी मर्जी से नहीं आए हो, मैं लेकर आया तुम सबको अपनी जिद पर। मुझे इस कहानी का दी एंड लिखना भी है और करना भी। प्रियंका, वरुण, नीरज और मनोहर ने एक दूसरे के हाथ को कसकर पकड़ लिया। मनोहर बोला, दोस्तों मुझे माफ कर देना, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ और मैं नहीं चाहता कि और ज्यादा चले, इसलिए मैं। प्रियंका के दिमाग में एकदम से बात आई, नहीं आप नहीं जा सकते मनोहर सर, आप नहीं जा सकते, वो दादी तो आपको ही ढूंढ रही है, आपका मरना तो तय है। नहीं 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 नहीं, आप नहीं जाओगे, और कोई भी जाए लेकिन आप नहीं जाओगे। हम सब यहीं बैठकर इंतजार करेंगे, मेरा मतलब कोई नहीं जाएगा। प्रियंका हाथ छुड़वाकर एक तरफ कुर्सी पर जाकर बैठ गई। नीरज और वरुण ने भी वैसा ही किया और मनोहर अभी भी ये तय नहीं कर पा रहा था कि वो जाए या ना जाए। मनोहर ने हिम्मत करके जाने की कोशिश की, तभी शर्मिला के बाबा ने आकर मनोहर को रोक लिया। वहां विजयराज दादी से मिली तलवार लेकर गुरुसम्मा का पीछा कर रहा था और विजयराज के हाथ की तलवार को देखकर बलाएं, छलावे, भूत और प्रेत विजयराज के नजदीक नहीं आ रहे थे, लेकिन वो गुरुसम्मा को हानि जरूर पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर में गुरुसम्मा और विजयराज के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। अब दोनों एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार थे और दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए। जेपी ब्लॉक मेरठ की इस बिल्डिंग के बाहर देवेश मंदिर में बैठा हुआ इस सोच में था कि अब क्या किया जाए। तभी उसने फिर से हिम्मत करके अंदर जाने के बारे में सोचा और सामने महादेव के पास पड़े धागे को अपने हाथ में बांधकर वापस से जेपी ब्लॉक मेरठ की इस बिल्डिंग के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। विजयराज अपनी जान गंवा चुका था और अब आगे क्या होने वाला था इसके बारे में सोचकर भी जी घबराने लगा था, क्योंकि शर्मिला विजयराज से बहुत प्यार करती थी। शर्मिला इतने सालों से विजयराज का उसका असली रूप में आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। देवेश ने दादी के द्वारा विजयराज को दी हुई तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया था और लड़ाई अब भी जारी थी, क्योंकि गुरुसम्मा को पता था कि अगर वो अपनी जान बचाकर यहाँ से बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए उसके पास दादी की यह तलवार होना बहुत जरूरी थी। इसलिए विजयराज को मारने के बाद गुरुसम्मा ने देवेश पर हमला शुरू कर दिया और युद्ध लगातार चलता जा रहा था। अब देवेश खुद को किसी वीर योद्धा से कम नहीं समझ रहा था। वो पूरी निडरता के साथ गुरुसम्मा के वारों का जवाब दे रहा था।
बलाओं और प्रेतात्माओं को यह लड़ाई देखने में बहुत मजा आ रहा था। दूसरी ओर दादी और शर्मिला सिर्फ आवाजें सुनकर ही अंदाजा लगा रहे थे कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है, और साथ में दादी शर्मिला को अपने साथ लेकर सुरक्षित करने की तरफ बढ़ रही थी, जहां मनोहर, वरुण, नीरज और प्रियंका इंतजार में बैठे हुए थे। दादी की बलाएं और प्रेत आत्माओं को आता हुआ देखकर नीरज की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पहले कभी इस तरह का दृश्य अपनी जिंदगी में देखा नहीं था। वो डर के मारे अपनी जगह से पीछे की तरफ भागने लगा। इसी दौरान उससे कोई सामान नीचे गिरा, जिसकी आवाज से बाकियों का ध्यान डरे हुए नीरज की तरफ गया, और नीरज ने उंगली के इशारे से बाहर की तरफ देखने के लिए कहा, जहां एक बड़ा सा प्रेत आत्माओं और बलाओं का झुंड दादी के आने का इंतजार कर रहा था। वरुण, प्रियंका, मनोहर सभी अपनी जगह से पीछे होते होते कमरे के दीवार के साथ एक कतार में खड़े हो गए। हालांकि उन्हें यह पता नहीं था कि बलाए और प्रेत के साथ दादी भी इस कमरे में दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि इस कमरे में भगवान का वास है। वहां गुरुसम्मा और दिवेश के बीच अभी भी युद्ध चल रहा था। इतने में दिवेश ने अपनी तलवार को जोर से घुमाते हुए गुरुसम्मा की गर्दन को उनके धड़ से अलग कर दिया था, जिसके खून की छींटे बलाओं और प्रेतात्माओं के चेहरे पर जा पड़े, जिसे अपने चेहरे पर महसूस करने के बाद सब अपना मुंह चाटने लगे और गुरुसम्मा की लाश को नोच नोच कर खाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन देखते ही देखते गुरुसम्मा की लाश अपने आप आग में तब्दील हो गई, और उसी आग में कई बलाए और प्रेत भी जलकर राख हो गए। दिवेश के हाथ की तलवार से गुरुसम्मा का वध देखकर बलाएं और प्रेत दिवेश के आगे झुककर उसे प्रणाम करने लगी। दिवेश को यह देखकर डर लग रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाल कर रखने की कोशिश की और वो सुरक्षित कमरे की तरफ भाग पड़ा, जहां उसके बाकी साथी इंतजार कर रहे थे। दिवेश जहां जहां से गुजर रहा था वहां सिर्फ लोगों की लाशें ही थी। बलाए और प्रेत उसके पास नहीं आ पा रहे थे। ये देखकर दिवेश पहले समझा नहीं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। ये जानने के लिए उसने अपनी तलवार को जमीन पर रखा तो सभी बलाएं एकदम से उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी एकदम से दिवेश ने फिर तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया, जिससे उसे यकीन हो गया कि इस तलवार की वजह से वो अभी तक बचा हुआ है। वहां दादी और शर्मिला के पास एक प्रेत गुरुसम्मा की गर्दन उठाकर ले आया, जिसे देखकर दादी और शर्मिला बहुत खुश हुए। शर्मिला ने विजयराज का नाम लिया, तभी एक बला विजयराज की गर्दन को लेकर आई और शर्मिला के पैरों में रखकर वापस भाग गई। शर्मिला विजयराज की गर्दन को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, और दादी अब इस सोच में डूब गई कि अगर गुरुसम्मा और विजयराज दोनों मारे गए तो फिर मेरी तलवार है किसके पास। दादी ने शर्मिला को उठाया और उसे चुप करवाने लगी। तभी शर्मिला के बाबा सामने आ पहुंचे और दोनों से बोले, अब भी मान जाइए मेरी बात, जाने दीजिए उन लोगों को सही सलामत यहां से बाहर। दादी ने अजीब सी आवाज में जवाब देते हुए कहा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरे बच्चे के साथ गलत किया। मैं उसके खानदान के एक एक बच्चे को कच्चा खा जाऊंगी। मैं उनका वंश इस दुनिया से खत्म कर दूंगी। और दादी ये कहकर सुरक्षित कमरे की तरफ चल पड़ी तो शर्मिला के बाबा ने शर्मिला को समझाने की कोशिश की, बेटा देखो, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम विजयराज का इंतजार करती रही, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। मेहरबानी करो, जाने दो उन बेचारे लोगों को। शर्मिला ने अपनी आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहा, जिसने भी मारा है मेरे विजयराज को, मैं उसके खून से इस महल की दीवारों को लाल कर दूंगी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे जान से मार दूंगी। विजयराज, तुम्हारी मृत्यु करने वाले को मिलेगा मृत्यु दंड। ये कहकर शर्मिला दिवेश की जान लेने के लिए चल पड़ी। खून बह रहा था, खून बहता जा रहा था। शर्मिला के बाबा ने दादी और शर्मिला दोनों को समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था, और शर्मिला के बाबा के पास इतनी शक्तियां भी नहीं थी कि वो दादी और शर्मिला को रोक सके। अब देवेश के पास अपनी जान बचाने के लिए थी तो बस दादी की यह तलवार, जिसे वो अपने सीने से लगाकर चल रहा था। और वहां सुरक्षित कमरे में अपनी जान बचाते हुए वरुण, नीरज, प्रियंका और मनोहर प्रेतों और बलाओं को देखकर डरे जा रहे थे। देवेश हाथ में तलवार लिए दादी के कमरे के बाहर से गुजरा था कि उसकी नजर जमीन पर पद्मनी के कपड़ों का कुछ हिस्सा नजर आया, और उसके साथ पुलिस की वर्दी भी थी, जिसे देखकर देवेश समझ गया था कि प्रेतों और बलाओं ने इनको कितनी बेरहमी से मारा था। देवेश डरता घबराता हुआ यहां वहां रास्ता ढूंढकर चल ही रहा था। तभी फिल्म का प्रोड्यूसर और उसकी पत्नी दोनों एक कोने में छुपे हुए थे। देवेश की नजर इन पर पड़ी तो देवेश को पहले यकीन नहीं हुआ। देवेश उनके पास जैसे ही गया, प्रोड्यूसर और उसकी पत्नी देवेश को देखकर एकदम से घबरा गए। प्रोड्यूसर देवेश को जिंदा देखकर खुश तो हुआ, लेकिन वो अब भी यही सोच रहा था कि ये कहीं उसकी आंखों का कोई वहम तो नहीं। प्रोड्यूसर की पत्नी ने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम देवेश ही हो ना? देवेश उनके करीब आते हुए बोला, हाँ मैम, मैं देवेश हूं, लेकिन आप
हमको लगा कि आप। प्रोड्यूसर ने दिवेश को उस रात के बारे में बताना शुरू किया। लगा तो हमें भी था, मगर पता नहीं हम कैसे बच गए। और फिर हमने बड़ी कोशिश की इस घर से बाहर निकलने की, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं मिला। उसके बाद बलाओ और प्रेतों का एक झुंड यहाँ से वहां लोगों को मारते मारते, मारे हुए लोगों के जिस्मों को खाता हुआ यहाँ वहां नजर आने लगा। हम बहुत डर गए थे। उन्होंने हम पर भी हमला किया, लेकिन हम बच गए। दिवेश ने सवाल करते हुए पूछा। लेकिन कैसे? प्रोड्यूसर की पत्नी ने जवाब देते हुए कहा। मम्मी ने घर से निकलने से पहले हम दोनों के गले में यह माता रानी का धागा बांधा था। माता रानी ने हमारी जान बचाई, इसलिए शायद हम अभी तक बचे हुए हैं। दिवेश ने उन दोनों को समझाते हुए कहा। अब एक काम करो, आप दोनों यहाँ से पीछे सीधा निकल जाओ। वहां पर एक बड़ा सा दरवाजा है, वही इस घर से बाहर निकलने का रास्ता है। अगर वो आपको वहां जाने से खुल गया तो ठीक, अगर नहीं खुला तो मेरा इंतजार कीजिएगा। अब आप यहाँ से जल्दी जाइए। प्रोड्यूसर ने दिवेश से फिर पूछा। मनोहर, प्रियंका, वरुण, नीरज, बाकी सब सब जिंदा है या? बोलते बोलते चुप हो गए। दिवेश ने जवाब देते हुए कहा। कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सब जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। मैं उन्हें ही ढूंढने जा रहा हूं, आप जाइए यहां से। प्रोड्यूसर दिवेश का हाथ पकड़कर बोला। ये तुम्हारे हाथ में तलवार? दिवेश ने प्रोड्यूसर को जवाब देते हुए कहा। मैं आपको सारी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन बाद में। अभी आप चलिए यहां से। और प्रोड्यूसर अपनी पत्नी को लेकर दिवेश के बताए हुए रास्ते की तरफ चल पड़ा, और दिवेश अपने हाथ की तलवार के साथ बाकियों को ढूंढने के लिए आगे की तरफ चल पड़ा।